ओके, इन पार्ट 8 बेटा वी स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 7, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। क्लियर बेटा, एक तरीके से स्वतंत्रता और बिल्कुल इम्पार्शियल जुडिशरी सिस्टम जो कि हमारे इंडिया का है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जस्टिस। देर इज अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, देर आर द हाई कोर्ट्स एट द स्टेट and the under its jurisdictions are the district court and district level. At the taluka level there are the local and special courts. The judgment of the Supreme Court are binding to all the subordinate courts of the nation. In case of the conflict between the union and state government, matters relating to the constitution and interpretation of the states, the final decision is vested with the Supreme Court. The Supreme Court is the protector and guardian of the constitution. Clear beta? हमारे कंट्री में कम्प्लीटली एक यूनिफाइड पर्टिकुलर यूनिट जुडिशरी सिस्टम है बेटा, जिसमें टॉप ऑफ द उसमें आती है एससी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे 3 फॉर्म में डिवाइडेड है बेटा। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंडर में आती है बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में आती है बेटा सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लियर? तो ये हमारे स्टेट का फॉर्मेशन है। और हमारी जो ये ट्रायंगुलर हमारा जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है हमारे जुडिशरी सिस्टम का बेटा, इसमें टॉप ऑफ द जो क्या है वो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। बराबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो डिसीजंस लेती है, जो जजमेंट लेती है बेटा, वो कंट्री की सारी कोर्ट्स को बाइंडिंग किया जाता है। सारी देश की सारी जो कोर्ट्स है बेटा, उस डिसीजन उस जजमेंट के सामने वो बंधे हुए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर हमारे देश में कोई भी जुरिक्शन सिस्टम नहीं है, कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं है। बराबर, उससे ऊपर कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, संस्था, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डिक्लेरेशन दे दिया कि भाई लॉज एंड ऑर्डर्स इस तरीके के हैं, तो उसको कम्प्लीटली देश के हर नागरिक को, बराबर, फिर वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आम लोग हों, हर एक इंसान को उसको मानना होता है। उसके सामने कोई भी आवाज़ उठा सकता नहीं है। इन केस यहाँ पे लिखा है बेटा कि अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी मैटर से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का इंटरप्रिटेशंस है, उसका जो स्टेटस है उसके बारे में किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट हैं, तो उस समय जो डिसीजन है वो किसके हाथ में आता है? वेस्टेड विद द सुप्रीम कोर्ट। ऐसी सिचुएशन में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही डिसीजंस लेती है। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बेटा प्रोटेक्टर एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का एक तरीके से रक्षक बेटा, नागरिकों के अधिकारों का रक्षक बराबर माना जाता है। बराबर, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का गार्जियन है वो। बराबर, हमारे संविधान की रक्षा करता है, वो हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करता है, उसके हितों की रक्षा करता है, उनके पर्टिकुलर अधिकारों की रक्षा करता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में आता है बेटा कि द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन अबाउट दिस। बराबर, इसके बारे में समझाइए। तो आपको ये पूरा इस तरीके से समझाना होगा। इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी सिस्टम का ये आप पॉइंट समझा दोगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं बेटा। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीके से बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ अमेंडमेंट किए जाते हैं बेटा, यानी कि सुधार किए जाते हैं। वो किस टाइप ऑफ अमेंडमेंट है, ये सुधार कब लाए जा सकते हैं, और ये अमेंडमेंट करने के भी जो रूल्स हैं बेटा वो किस तरीके के हैं। बराबर, ऐसे ही किसी भी लॉज, ऑर्डर्स, आर्टिकल्स इनमें बेटा अमेंडमेंट नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि इनको बनाने में इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगा है, इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो इसमें अगर आप इसमें से कुछ हटा रहे हो तो भी पर्टिकुलर उसके आगे जाके इफेक्ट क्या होने वाली है। आप अगर इसमें कुछ न्यू ऐड कर रहे हो, इसको कम्प्लीटली रिमूव कर रहे हो, तो उसकी कंट्री के लॉज एंड ऑर्डर्स के ऊपर या कंट्री के सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाली है, ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पॉइंट में देखो, कंपेयर टू अदर्स कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डायनेमिक, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एज व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। बराबर, एक तरीके से देखा जाए बेटा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो एक तरीके से परिवर्तनशील है, उसमें हम चेंजेस भी ला पाए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज। नंबर 1, अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट। ये जो अमेंडमेंट है बेटा, ये जो लॉज एंड ऑर्डर्स के अंदर सुधार है, जैसे कि हमने देखा कि पहले 395 आर्टिकल्स और 8 अपेंडेंस थे, लेकिन बाद में जाके उसमें 12 अपेंडेंस यानी कि 4 ऐड किए गए।
तो वो 4 अपेंडेंस वो परिशिष्ट कैसे ऐड किए गए होंगे बेटा, इसी अमेंडमेंट के थ्रू उनको ऐड किया गया होगा। तो पर्टिकुलर अमेंडमेंट की प्रोसीजर सिंपल भी है बेटा, कि फर्स्ट प्रोसीजर एकदम सिंपल है कि सिंपल मेजोरिटी के साथ बेटा जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनकी सिंपल मेजोरिटी के साथ ये अमेंडमेंट कर दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट जो है, टॉपिक जो है बहुत क्रिटिकल ऐसा नहीं है बेटा, जिसकी कोई इस तरीके के बैड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है बराबर, तो उसके ऊपर डिस्कशन वगैरह करने के बाद, क्योंकि पार्लियामेंट में हर सब्जेक्ट भरे, वो छोटा सब्जेक्ट हो या बड़ा सब्जेक्ट हो बेटा, डिस्कशन तो सब पे अच्छे से होता ही है। उसके बाद सिंपल मेजोरिटी, जितने मेंबर्स मौजूद हैं उसमें से मेजोरिटी का ग्राफ डिवाइडेड होता है और वोटिंग किया जाता है और सिंपल मेजोरिटी से वो पास आउट होता है। फिर कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स है बेटा, उन सर्टेन अमेंडमेंट्स में 2/3 मेजोरिटी बराबर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है कि पार्लियामेंट में जो मेंबर्स मौजूद हैं उसमें से कम 2/3 मेंबर बेटा बराबर उनके थ्रू मेजोरिटी दी जानी चाहिए, तभी वो बिल जो है पार्लियामेंट में पास होगा। ओके, तो कुछ अमेंडमेंट, कुछ जो सुधार है बेटा 2/3 मेजोरिटी के साथ होते हैं। फिर कुछ बेटा कंसर्निंग मैटर्स ऐसे हैं जैसे कि यूनियन और स्टेट दोनों के ही रिलेशन के हैं, उसमें टोटल 2/3 मेजोरिटी सेंट्रलाइज लेवल पे बेटा और 50% स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर रिक्वायर्ड होती है। अब इसको ध्यान से समझो, फर्स्ट वाला था अमेंडमेंट बेटा बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी के साथ कर लिया जाता है। सेकंड, कुछ सर्टेन अमेंडमेंट ऐसे हैं जैसे बड़े सुधार करने हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट में कंप्लीटली 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। फिर जो थर्ड वाला है जिसमें यूनियन और स्टेट ये दोनों, यानी कि देश और देश के अंदर जो स्टेट है वो, ये दोनों के हितों की रक्षा करनी है, उसमें कुछ सुधार लाना है, तो पार्लियामेंट के अंदर जो सेंट्रलाइज पार्लियामेंट है हमारी, जो वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी के साथ वो पास आउट होना चाहिए। और जिस स्टेट से रिलेटेड वो सब्जेक्ट है उस स्टेट के लेजिस्लेचर के अंदर 50%, कम से कम 50% जो मेंबर्स मौजूद है, अगर 100 मेंबर मौजूद हैं तो कम से कम 50 मेंबर ने उसके फेवर में वोट डाला हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से जो अमेंडमेंट है वो सुधार जो है बेटा वो किए जाते हैं लॉज के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर। ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर्स बनाई है। अब देखो, if there is any amendment to be made in the interrelation between the union state structure or in the supreme judiciary, then half of the state from the total states have to give the consent. Judgment of the court can also bring the amendment by the parliament. कोर्ट के जजमेंट को भी बड़ा अमेंडमेंट सुधार के लिए एक तरीके से फेवर में लिया जाता है। देयर विल बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट कैन ब्रिंग द चेंज इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बराबर। ये अमेंडमेंट ऐसे होने चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर बेटा, उसका जो मूलभूत एक जो फिजिक है उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर, उसमें आप सुधार कर सकते हो पर उसके बेसिक फीचर्स में चेंजेस नहीं कर सकते हैं आप। That's why the Constitution is known as the most important and flexible document, but at certain cases it is not amendable by the simple majority. इसलिए हमारे भारत के संविधान को एक तरीके से बेटा मोस्ट फ्लेक्सिबल बराबर और किस तरीके का मोस्ट इन कॉन्स्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है, यानी कि बेटा इसमें हम सुधार कर सकते हैं लेकिन सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं बेटा। वो एक तरीके से परिवर्तनशील है, वो एक तरीके से लचीला भी है बेटा, जहाँ पे एकदम सिंपल मेजोरिटी के साथ हम उसके अंदर अमेंडमेंट कर पाते हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट करते समय हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के साथ कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। क्लियर, विदाउट द मेजोरिटी कंसर्न ऑफ स्टेट इज नॉट अमेंडेबल। अगर मेजोरिटी नहीं है बेटा तो वो अमेंडेबल नहीं है। देन टू द मिक्सचर ऑफ बोथ द मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों ही जब मिक्सचर होते हैं बेटा तब जाके अमेंडेबल फॉर्म में एक पर्टिकुलर आर्टिकल या अपेंडेंस के अंदर चेंजेस किया जा सकता है। ओके, तो अच्छी खासी प्रोसीजर है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ओके, इसके बाद अब 9 नंबर का पॉइंट देखते हैं बेटा, सिंपल सा है पर काफ़ी ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन में के लिए 2 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बेटा। इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम ऑफ एडल्ट सफरेज विच इज फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग
टू दैट एनी सिटीजन हु इज अबव द 18 years of age and above the process right to vote in the elections of parliament, legislative assembly or the local self government bodies without any discrimination of the education, property and economic standard. ओके बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है बेटा एक तरीके से मताधिकार मिलना। हम एक पर्टिकुलर एडल्ट एज पर जाते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर हमारी एडल्ट एज 18 ईयर्स डिसाइडेड है। जब हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं बेटा तो हमारे पास एज अ सिटीज़न वोटिंग राइट्स आ जाता है। ठीक है, बच्चे होने के बाद भी हम सिटीज़न हैं, लेकिन तब हमारे पास इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट्स होता नहीं है, वोटिंग करने का राइट्स होता नहीं है। लेकिन अगर हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो हमारे पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव और अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं। उसके बाद है बेटा 10 नंबर सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्म निरपेक्षता, जिसको हम बिन सांप्रदायिकता कहते हैं बेटा। कि वी हैव डिस्कस अर्लियर अबाउट द सेक्युलरिज्म इन द प्रेएम्बल, इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेक्युलर स्टेट, पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजियंस रिसाइड इन इंडिया, देयरफॉर द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। ठीक है, हमारा कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, बिन सांप्रदायिक देश है बेटा। भारत के हर नागरिक को अपने धर्म को प्रचार करने का, स्वीकार करने का बराबर पूरा अधिकार दिया गया है। वो कंप्लीटली अपने रिलीजियन को एंजॉय कर सकता है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोलिंग नहीं है। नो सिटीजन कैन बी गिवन अ स्पेशल राइट और कैन नॉट बी डिप्राइव्ड विद द सर्टेन राइट। किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को बेटा कोई स्पेशल राइट नहीं दिए गए और किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया से सर्टेन राइट्स को छीना नहीं गया है, ना ही किसी को बहुत ज़्यादा स्पेशल बेटा बराबर विशेषाधिकार दिए गए हैं और ना ही किसी को अधिकारों से वंचित रखा गया है। द स्टेट्स हैज़ टू बी एब्सोल्यूट, इम्पार्शियल एंड द न्यूट्रल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियन। जो स्टेट है बेटा वो एक तरीके से देखा जाए तो बेटा इम्पार्शियली वर्क करता है, कोई भी भेदभाव अपने नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पर कर सकता नहीं है। ओनली द सेक्युलर स्टेट कैन ऑफर अ प्रॉपर और द इक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स ऑल सिटीजन। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट डजंट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजियन। ठीक है बेटा, दुनिया में हमेशा ये देखा गया है बेटा कि जो सेक्युलर फॉर्म है डेमोक्रेसी का, यहीं पे हमको देखने को मिलता है बेटा कि किसी भी तरीके का रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिकल बोलते हैं बेटा, लेकिन फिर भी उन कंट्रीज़ के अंदर लॉज, ऑर्डर्स, बहुत सारे स्पेशल राइट्स, इनमें हमको मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है उनके तरफ एक तरीके का झुकाव ज़्यादा दिखता है। लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो ये कहता है कि वो किसी भी तरीके के रिलीजियन मैटर में इंटरफियर नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा बेटा? स्टेट नहीं करेगा। उसने भारत के हर नागरिक को और उसके धर्म को वो आज़ादी दी हुई है। द स्टेट हैज़ टू बी सेक्युलर एंड indifferent followers of every religions are free to follow and practice the religion of choice। ठीक है बेटा, भारत के हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को बेटा एक तरीके से स्पेशल ये इस तरीके का अधिकार मिला है बेटा, फिर वो किसी भी तरीके की माइनॉरिटी फॉर्म में हो या मेजोरिटी के फॉर्म में हो, उनके लिए बेटा हमारा जो संविधान है उसने एक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में बेटा कुछ सिद्धांत बनाए हुए हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो देश है बेटा वो एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में दुनिया में जाना जाता है। ओके, इसके बाद का है बेटा पॉइंट नंबर 11। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट नंबर 11 से देखेंगे। ठीक है बेटा, 4 पॉइंट्स रह जाते हैं।